नमस्कार मित्रों, आप सबका एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव के साथ आज की चर्चा में स्वागत है। इस बार ये चर्चा प्रस्तुत करने में थोड़ी सी मुझे देरी हुई, कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स थे जिसके कारण, लेकिन मैं हमेशा से आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता था और निश्चित रूप से आप सबको मिस कर रहा था। बीच में जो भी समय का अंतराल रहा, आप सब मुझसे जुड़े रहे और आप सब मेरे वीडियोज़ को लगातार देख रहे हैं। वही मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि मैं फिर से आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के जो प्रावधान पट्टे से संबंधित हैं, और यह पट्टा जो कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी या भू प्रबंधक समिति करती है, उसके बारे में जो प्रावधान है धारा 125 से लेके धारा 128 सेक्शन 125 टू 128 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड, और अगर उसके करस्पॉन्डिंग प्रोविज़न्स हम देखें जो ओल्ड एक्ट में है सेक्शन 195 से सेक्शन 198 और 198A ऑफ द यूपी जेड&एलआर एक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी जेड&एलआर एक्ट अब उसको एबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन ऐसे जो पुराने केसेस हैं जो अभी भी कई सारे फोरम्स में कोर्ट्स में चल रहे हैं, वो ओल्ड एक्ट से ही देखे जाते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक कंपैरेटिव स्टडी आपके लिए आवश्यक है। और आपको ये भी बता दूं कि यूपी एचजेएस का इस साल का फॉर्म, जैसा आप सब जानते हैं कि आ गया है, उसके बारे में भी एक संक्षिप्त जानकारी मैं किसी आपके वीडियो में दूंगा। तो आज का जो विषय है वो है लीज ऑफ लैंड बाय ग्राम पंचायत। तो ये सेक्शन जहाँ मैंने बताया कि सेक्शन 125 से शुरू हो रहा है, जिसका हेडिंग है एडमिशन बाय भू प्रबंधक समिति टू लैंड इंटरेस्टेड टू ग्राम पंचायत। तो ऐसी भूमियाँ जो कि ग्राम पंचायत की हैं, उस पे देखिए दो तरह के राइट्स क्रिएट हो रहे हैं। ये अधिकार है भूमि प्रबंधक समिति का, और विथ प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर के प्रायर अप्रूवल से भू प्रबंधक समिति ऐसे ज़मीन को जो कि ग्राम पंचायत की ज़मीन है, किसी भी व्यक्ति को पट्टे पे दे सकती है। तो ये पट्टा देने के बाद जो राइट क्रिएट होता है वो दो नेचर का है। पहला तो यह है कि आपको असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में अधिकार मिल रहे हैं। वो ऐसे लैंड हैं जो धारा 77 के अतिरिक्त हैं। सेक्शन 77 में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो सार्वजनिक उपयोग की भूमियां हैं उनका विवरण है। तो धारा 77 से अतिरिक्त जो भूमियां हैं उसमें यदि कोई अधिकार दिया जा रहा है पट्टे के द्वारा, तो वो अधिकार क्रिएट करता है भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट। उसके बाद एक और अधिकार है जो आसामी का अधिकार है, वो भी पट्टे के द्वारा सृजित किया जा रहा है सेक्शन 125 सब क्लॉज बी में, और उसमें ऐसी ज़मीन है जो सेक्शन 77 के क्लॉज ए, एच और आई को छोड़ के हैं। तो इस तरह से जो नेचर ऑफ द लैंड है उसके द्वारा दो तरह के अधिकार सृजित किए जा रहे हैं पट्टे के अलॉटमेंट के द्वारा। उसके बाद है सेक्शन 126 जो कहता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन एडमिशन टू लैंड बाय भू प्रबंधक समिति। तो भू प्रबंधक समिति जब किसी को पट्टा देती है, इसके साथ ही इसके करस्पॉन्डिंग रूल्स भी अगर आप देख पाएँ, जो कि है यूपी रेवेन्यू कोड रूल्स 2016। तो यूपी रेवेन्यू कोड रूल्स 2016 में आप देखेंगे कि इस तरह के पट्टे का कन्फर्मेशन भी जो है एसडीओ ही करता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली भू प्रबंधक समिति प्रस्ताव लाती है, उस प्रस्ताव का कन्फर्मेशन एसडीओ के द्वारा किया जाता है। तो धारा 126 ये बताती है कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होगा। जैसे कि पट्टा करते समय भू प्रबंधक समिति चुनाव करेगी कि कौन लोग योग्य हैं पट्टा पाने के लिए। तो ये प्रेफरेंस है जो ए से लेकर सेक्शन 26 का ए से लेकर एच तक है। तो ये जो ऊपर के श्रेणी में लोग आते हैं वो पट्टा पाने के लिए पहले उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेक्शन 126 को यदि हम देखें जो प्रेफरेंस बताता है,
तो 126 के क्लॉज ए और बी में जो है आर्म फोर्सेस को प्रेफरेंस दिया गया है, वरीयता दी गई है कि सबसे पहले आर्म फोर्स का यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना जीवन खो दिया है तो उसकी पत्नी या उसके बच्चे या अनमैरिड डॉटर है तो सबसे पहले वरीयता उसको दी जाएगी। उसके बाद ऐसा आर्म फोर्स का व्यक्ति जो लड़ाई लड़ते हुए अपने डिसेबल हो गया है, अपंग हो गया है, वो वरीयता क्रम में है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसी का एग्रीकल्चरल लेबर है, उसको प्रेफरेंस दिया गया है। उसी तरह से कोई लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर है या फिर आर्म फोर्स से रिटायर्ड व्यक्ति है तो फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो एक तरह से सोशल मैसेज भी देने का कोशिश किया गया है कि आर्म फोर्सेस को सबसे पहले वरीयता उनके जो डिपेंडेंट्स हैं या फ्रीडम फाइटर्स के डिपेंडेंट्स हैं या SC ST के OBC के लोग हैं या लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, इन लोगों को पहले वरीयता दी गई है। और ये वरीयता क्रम जो धारा 126 के क्लॉज ए से एच तक दिया गया है, इसको आप पढ़ेंगे, इसको इस प्रेफरेंस को इसी क्रम में लागू किया जाएगा। यानी यदि ए क्रम का व्यक्ति उपलब्ध है, उपस्थित है, तो बी वाले को नहीं मिलेगा पट्टा, ए वाले को ही मिलेगा। उसके बाद सेक्शन 126 का ही एक्सप्लेनेशन का क्लॉज है जो कि ये डिफाइन करता है। एक्सप्लेनेशन का सब क्लॉज 3 लैंडलेस कौन है, तो लैंडलेस पर्सन वह है जो उसके पास या उसके परिवार के पास पिछले 2 सालों से किसी भी तरह की कोई भूमि नहीं है, उसको लैंडलेस कहा गया है इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली। उसके बाद सेक्शन 126 का ही सब क्लॉज 2 ये प्रोवाइड करता है कि 1.26 हेक्टेयर का जो रिस्ट्रिक्शन है, आप देखेंगे कि यूपी में 1.26 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि किसी भी संक्रमणीय भूमिधर के पास नहीं हो सकती है, तो वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी लागू किया गया है। और ये कहा गया है कि पट्टा पाने के बाद ये देखा जाएगा कि पट्टा पाने वाले व्यक्ति के पास 1.26 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है धारा 127 सेक्शन 127 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड, जो बताता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट, ऐसे अलॉटमेंट के होने का परिणाम क्या होगा। सबसे पहले तो ये सब क्लॉज 1 ये कहता है कि यदि इस पे कोई पेड़ है या कोई अन्य तरह का इम्प्रूवमेंट है, डेवलपमेंट है, तो वो पट्टे के साथ ही पट्टे को पाने वाले व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब क्लॉज 3 है जो अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। ये कहता है कि यदि पट्टा किसी मैरिड व्यक्ति को हो रहा है, मैरिड विवाहित पुरुष को हो रहा है, तो उसकी पत्नी यदि अलाइव है, जीवित है, तो उसे को एलॉटी माना जाएगा। ये बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट है वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए, और बहुत ही रीजन्ड भी है कि यदि उसकी पत्नी जीवित है तो उसकी पत्नी को एलॉटी माना गया है। उसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन आता है कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट एंड लीज। तो इस तरह से जो पट्टा किया गया है उसके कैंसिलेशन की क्या प्रक्रिया होगी, ये धारा 128 में दिया गया है। और साथ ही साथ इसकी जो करस्पॉन्डिंग रूल्स हैं, यूपी रेवेन्यू कोड रूल्स 2016, उसको भी हम देखेंगे। तो ये पावर है कलेक्टर के पास, पट्टे के कैंसिलेशन के पावर कलेक्टर के पास है धारा 128 में। ये किसी भी एग्रीव्ड पर्सन के एप्लीकेशन पे या सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इसकी इंक्वायरी करेगा कि जो अलॉटमेंट ऑफ पट्टा हुआ है वो अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द कोड हुआ है या नहीं, और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो ऐसे पट्टे को वो कैंसिल कर सकता है। उसके बाद धारा 128 का सब क्लॉज 1A है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत ही वाइड जुरिडिक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम दे रहा है कलेक्टर को। ये कहता है कि इस एक्ट के आने के बाद, इस एक्ट के लागू होने के बाद ऐसा कोई भी पट्टा, एनी एप्लीकेशन under subsection 1 may be moved in case of an allotment of a land made before the commencement of this code within 5 years। यानी कि यदि कोई अलॉटमेंट
ऑफ द पट्टा हुआ है इस अधिनियम के लागू होने के पहले, तो इस अधिनियम के लागू होने से 5 साल तक यदि कोई व्यक्ति उसके कैंसिलेशन की एप्लीकेशन देता है तो ऐसा पट्टा कैंसिल किया जा सकता है। और ऐसा पट्टा जो इस अधिनियम के लागू होने के बाद हुआ है वो भी 5 सालों तक कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन इसका जो पहला प्रोविज़न आप देखेंगे ये इसको बहुत ही वाइड जुरिडिक्शन दे देता है इन कंपैरिजन टू सेक्शन 198 सब क्लास 4 जो कैंसिलेशन ऑफ पट्टा से ही संबंधित है, जो यूपीजेडए का प्रोविज़न है। वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन 7 साल का देता था पट्टा होने से, 7 साल या 5 साल की 2 अवधि थी, और एक डेट मेंशन था 10 नवंबर 1980। तो अब इस एक्ट के आने के बाद, इस एक्ट के लागू होने से पहले के जो पट्टे हैं वो जो है अब इस एक्ट के लागू होने से 5 साल तक कोई भी उसको कैंसिलेशन का एप्लीकेशन दे सकता है। तो इस पावर का यूज़ करके आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में कलेक्टर ने बहुत सारे पुराने पट्टे जो 40 साल 50 साल पुराने पट्टे हैं वो भी कैंसिल कर दिए। लेकिन उसका अगर आप इंटरप्रिटेशन करें, अभी के आगे के प्रोविज़न्स में मैं बताऊंगा। अभी रिसेंटली मैं एक ऐसा ही केस हैंडल कर रहा हूं जहां पे 40-50 साल पुराने पट्टे को धारा 128 के अंतर्गत कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो धारा 198(4) में जो लिमिटेशन दी है वो ऐसे पुराने पट्टों पर लागू होगा या नहीं। ये एक अभी इंटरप्रिटेशन का विषय है। माननीय उच्च न्यायालय और अन्य जो रेवेन्यू की सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो इनका इंटरप्रिटेशन करेंगी। लेकिन ये मेरा मानना है कि जो पुराने पट्टे हैं उस पर पुराना अधिनियम ही लागू होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर इस तरह का पट्टा कैंसिल हो जाता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा कि ऐसा लैंड, क्योंकि ये ग्राम सभा की लैंड है, ये पुनः ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में रिवर्ट हो जाती है। उसके बाद सेक्शन 128 का सब क्लॉज 4 ये कहता है एवरी ऑर्डर मेड बाय द कलेक्टर अंडर दिस सेक्शन शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 210 बी फाइनल। यानी धारा 210 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत रहते हुए अंतिम होगा। यानी 210 की रेमेडी आपको है। यदि कलेक्टर कोई पट्टा कैंसिल करता है तो एग्रीव्ड पक्षकार जो है या तो कमिश्नर या राजस्व परिषद में अपनी निगरानी या रिवीजन को फाइल करके ऐसे ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। तो ये सेक्शन रहे महत्वपूर्ण। उसके बाद सेक्शन 129 भी इसी से रिलेटेड है कि यदि किसी को पट्टा हो सरकार ने किया है, भू प्रबंधक समिति ने, और वो पोजीशन में नहीं है तो भू प्रबंधक समिति या स्टेट जो है पुलिस के सहयोग से ऐसे व्यक्ति को पोजीशन दिलाएगी और जो गलत ढंग से पोजीशन में है उसको उस लैंड को वैकेट कराएगी। तो ये थे सेक्शन 125 से 129 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 जो पट्टे के अलॉटमेंट और उसके कैंसिलेशन से संबंधित थे। तो जो मैं ये कह रहा था कि जो पुराने पट्टे हैं, अगर आप सेक्शन 230 देखेंगे यूपी रेवेन्यू कोड का जो रिपील की बात करता है, तो इसी धारा में ये कहा गया है कि हालांकि इससे पुराने एक्ट को रिपील कर दिया गया है बहुत सारे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस रिपील के बाद भी अफेक्टेड नहीं होंगी। उसमें एक ये भी है कि ऐसा कोई लीज या पट्टा जो ग्रांट किया गया है वो तब तक गलत नहीं माना जाएगा जब तक कि वो यूपी रेवेन्यू कोड की धाराओं से असंगत नहीं है। तो धारा 230 एक सेविंग क्लॉज है जिसको हमको देखना होगा, जहां दोनों ही अधिनियमों में आप एक करस्पॉन्डिंग इंटरप्रिटेशन करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यूपी रेवेन्यू कोड रूल्स जो हैं 2016, मैंने पहले बताया कि पट्टे का अप्रूवल एसडीओ करता है। ये रूल्स की एक सेक्शन 121 ऑफ द रूल्स में ये प्रोवाइडेड है। उसके बाद रूल्स में महत्वपूर्ण जो है वो है रूल 126 जो कि धारा 128 के करस्पॉन्डिंग रूल्स है। ये कहता है कि कलेक्टर को जब ऐसी कोई एप्लीकेशन मिलती है
तो कलेक्टर उसकी इंक्वायरी करेगा और सबसे पहले कलेक्टर ये देखेगा जिस व्यक्ति ने यह प्रार्थना पत्र दिया है वह एग्रीव्ड पर्सन की परिभाषा के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं, और दूसरा यह देखेगा कि ये लिमिटेशन से बाहर है कि नहीं। उसके बाद कलेक्टर जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, पक्षकार हैं, उनको सुनवाई का अवसर देगा और कलेक्टर इस संबंध में कोई इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकता है। ये यूपी रेवेन्यू कोड रूल्स 2016 में दिया है। तो मेरी एक एडवाइस आप लोगों से है कि जो भी लिटिगेशन में है वो धारा या सेक्शन, जो सब्सटेंशियल सेक्शन है, उसको देखने के साथ साथ रूल्स को भी अवश्य देखें, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन या जानकारी आपको देते हैं प्रोसीजर के बारे में। तो आज का विषय यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि ये चर्चा आपको पसंद आएगी और अगली चर्चा के साथ बहुत शीघ्र मैं आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।